तो देखिएगा जैसे लाइट है, तो लाइट को हम ये जानते हैं कि लाइट जो हमने अभी जो हमको बेसिक आइडिया है वो ये है कि लाइट जो है कोई भी एक सोर्स होगा जो लाइट प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सन की बात करता हूँ तो सन एक ल्यूमिनस सोर्स है। ल्यूमिनस सोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा सोर्स जिसके पास खुद की लाइट होती है और वो लाइट प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। फिर एक होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। नॉन ल्यूमिनस मतलब जैसे कि मून है, तो मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, सन की जो लाइट उसके ऊपर पड़ती है वो लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सोचिएगा, ये तो सन और मून के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हो गए। हम ये कहते हैं कि एक ट्यूबलाइट है हमारे पास, या सोच लीजिए कि एक छोटा बल्ब है, वो छोटे बल्ब में से लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो हम इधर खड़े हुए हैं, हम इस तरफ खड़े हुए हैं, और हमने क्या करा, ये छोटा बल्ब लिया और यहाँ पर जो रूम है, रूम का पूरा पार्टीशन कर दिया, हमने पर्दा लगा दिया। पर्दे के इस तरफ हमने बल्ब जलाया, तो बल्ब की रोशनी इस पूरे के पूरे रूम में, जो बचा हुआ रूम है, भाई पर्दे ने रूम के दो पार्टीशन कर दिए, तो जो इधर वाला पार्ट है, इधर वाले पार्ट में पूरे में लाइट ही लाइट फैल जाएगी। ठीक है, लेकिन पर्दे के दूसरी तरफ लाइट नहीं जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो बल्ब है, ये आगे की तरफ रोशनी जो है उसको वो आगे की तरफ लाइट को थ्रो कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये रोशनी पीछे भी आए, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर एक बल्ब लगाया और बल्ब लगाने के साथ साथ सामने हमने एक मिरर लगा दिया। हम मिरर क्या करेगा, मिरर उस बल्ब की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करके रूम के दूसरे कॉर्नर में भी फैला देगा। तो आप कभी भी देखना, जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, कपड़ों के जो शोरूम होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें लाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितने ज़्यादा मिरर होते हैं। उसमें कोने कोने में मिरर जरूर लगे रहते हैं। तो उससे होता क्या है, ये 2 या 3 ट्यूबलाइट जलेंगी और उन्हीं के रिफ्लेक्शन से वो लाइट जो है वो मल्टीपल टाइम्स फैल जाती है रूम के अंदर। अगर हम इसी रूम में डबल ट्रिपल रोशनी करना चाहें, तो ये ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट के सामने मैं एक और मिरर लगा सकता हूँ और पीछे की तरफ एक और मिरर लगा सकता हूँ। तो मिरर लाइट को और रिफ्लेक्ट करके पूरा रूम के अंदर ही रहने देगा, तो रूम बहुत ज़्यादा चमकने लगेगा। तो अब आप ये देखिएगा कि जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि अगर इसको मैं बोलूँगा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बोलेंगे। प्लेन मिरर में क्या होता है, एक ग्लास होता है, उस ग्लास पर पीछे सिल्वर कलर की पॉलिश करी जाती है और सिल्वर पॉलिश के बाद उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की एक कोटिंग और करी जाती है, ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, ताकि वो ख़राब ना हो जाए। और फिर क्या होता है कि हम सामने उसमें अपना चेहरा देख पाते हैं। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट होता है। अब प्लेन मिरर में ऐसा है कि अगर एक लाइट इस पर ऐसे स्ट्राइक कर रही है, तो स्ट्राइक करने के बाद ही ऐसे रिफ्लेक्ट भी होगी। तो लाइट का स्ट्राइक करना किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस पर, दैट इज कॉल्ड, उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट बैक होकर इधर आती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसके बाद आप नोट करेंगे इसमें, हाँ नेक्स्ट लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहले लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे according to this law the incident ray
have the reflected ray and the normal to the point of incidence all lie in the same plane. All lie in the same plane. यही वाला डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करेंगे. इसको हमने बोल दिया प्लेन मिरर. यहाँ पर एक लाइट रे स्ट्राइक कर रही है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे. अगर किसी प्लेन मिरर पर या किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उस परपेंडिकुलर को टेक्निकली हम बोलते हैं नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब जैसे होता है ना, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, साधारण, है ना. तो नॉर्मल का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन सरफेस है. एक मिनट वेट कीजिए. तो इंसिडेंट रे हो गई और प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पर एक लाइट इंसिडेंट कर रही है. अब वो जो इंसिडेंट करने का मतलब क्या है कि लाइट आकर टकरा रही है उस पर. अब देखिएगा कि इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये टकराई, इसी पॉइंट पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. ऐसे ऐसे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. तो ये सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो 90 डिग्री का एंगल दिखाने का ये तरीका होता है, ऐसे एक बॉक्स बना देते हैं. इस रे को हम बोलेंगे नॉर्मल. ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड स्मॉल आई. स्मॉल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये टकराने के बाद वापस जाएगी. रिफ्लेक्टेड रे, तो जितने एंगल पर इसने स्ट्राइक करा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होगी. तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद में फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सेम प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाया तो मैं व्हाइट बोर्ड पर ही इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों को ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ. एंगल के बीच में क्या है? आर आई क्या कहते हैं सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस. मैं भी लिखवा दूंगा, ठीक है. तो ये तीनों को मैं एक ही इस पर ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ. तो इसका मतलब क्या है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये तो फर्स्ट लॉ हो गया रिफ्लेक्शन का. अब अगर सेकंड लॉ की बात करते हैं, नोट कीजिएगा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. ठीक है ना. According to this law, the angle of incidence
is always equal to the angle of reflection. That is angle I is equal to angle R. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Angle I is equal to angle R. और ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ तक क्लियर है? और ये जो लॉज है ना, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, मुझे लगता है शायद पहले छोटी क्लासेस में भी शायद ये लॉज पढ़े होंगे, है ना? साथ में पढ़ाते हैं। ठीक है। अब जरा इसके बाद देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लोग कैसे? हाँ दो लोग। हाँ, दो ही दो है बस। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें नोट कीजिएगा there are two types of reflection of light. There are two types of reflection of light. First है regular reflection, सेकंड है डिफ्यूज और diffuse or irregular reflection. फर्स्ट लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट नोट करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें आप नोट कीजिएगा, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम in regular reflection a parallel beam of incident light is reflected in regular reflection a parallel beam of a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction, is reflected as a parallel beam in one direction.
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें पॉइंट्स ना इस तरीके से बनाकर लिखिएगा, जैसे पहला पॉइंट है तो एक एरो बना दिया, ऐसे ही दूसरा पॉइंट ऐसे बनाएंगे आप, सेकंड पॉइंट लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम regular reflection of light occurs from smooth surfaces like that of a plane mirror, occurs from smooth surfaces like that of a plane mirror or highly polished metal surfaces or highly polished metal surfaces। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बहुत चमचमाती हुई गाड़ी है और हम उस धूप में खड़े हुए हैं और हम उस गाड़ी की मेटल सरफेस पर भी अपना चेहरा देख सकते हैं, ठीक है। तो हाईली पॉलिश्ड अगर कोई मेटल सरफेस है तो उस पर भी रिफ्लेक्शन होता है, मतलब उसमें भी आप अपना इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस लाइक दैट ऑफ अ प्लेन मिरर और हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस। अब इसका डायग्राम कैसे बनाकर दिखाएंगे, प्लेन मिरर बनाओ बिल्कुल इसी के जैसा। तो साइंस के एग्जाम में याद रखना कि फिजिक्स में और बायो में जहां पर जितना पॉसिबल हो सके डायग्राम जरूर बनाएंगे। अगर डायग्राम है तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है और केमिस्ट्री में रिएक्शन जरूर लिखना है, ठीक है। तो अभी जैसे अब आप 10th क्लास में आएंगे तो 9th क्लास में आपने थ्योरेटिकल केमिस्ट्री पढ़ी है, अब 10th में आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत सारे हैं, मैं भी आपको लर्न करवाऊंगा। रिएक्शंस आपको लर्न भी करने होंगे कुछ, और कुछ रिएक्शन बनाने का तरीका भी होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं कि इस कंपाउंड का इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ठीक है ना। सर वो जो वैलेंसीज वाला करते थे 9th से मैं उसका यूज करके, हाँ उसी का, वो क्रॉसओवर वैलेंसीज जैसे आपने करा भी होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर केमिस्ट्री में जहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट अब नहीं है, 10th क्लास में नहीं है। हाँ 9th क्लास में वैसे भी सिलेबस से हटवा दिया था, कुछ स्कूल्स में करवाया गया था मोल कॉन्सेप्ट, शायद तुम्हारे एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो जिस एंगल पर टकरा रही है उसी एंगल पर टकराकर वापस जा रही है। दूसरी रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल आई, तीसरी रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल आई, चौथी रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल आई। तो 4 पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ गई, ये टकराकर इधर आई, ये टकराकर ऐसे, ये टकराकर ऐसे और ये टकराकर ऐसे। तो कुल मिलाकर है क्या कि हमारे पास जितनी भी रेज ऑफ लाइट है, हमने मान लीजिए 4 पैरेलल रेज ऑफ लाइट हमने स्ट्राइक करवाई किसी पॉलिश्ड मेटल सरफेस पर या किसी प्लेन मिरर पर, तो वो 4 अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं तो वो टकराने के बाद 4 रिफ्लेक्टेड पैरेलल रेज ऑफ लाइट ही होंगी। इसकी डेफिनेशन ही ये है, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो जो पैरेलल बीम आ रही है वो पैरेलल बीम के तौर पर ही रिफ्लेक्ट होगी, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर नेक्स्ट आप नोट करेंगे, सेकंड है इररेगुलर रिफ्लेक्शन।
irregular reflection. irregular reflection. irregular reflection में नोट कीजिएगा in irregular reflection or in irregular reflection or diffuse reflection, a parallel beam of incident light is reflected in different directions. Next point लिखेंगे the diffuse reflection of light. ये फर्स्ट पॉइंट था. The diffuse reflection of light takes place from rough surfaces The diffuse reflection of light takes place from rough surfaces like that of paper, cardboard, table, chair and unpolished metal objects. And unpolished metal objects. इसका डायग्राम बनाएंगे तो अब जो सरफेस है, जैसे यहाँ पर तो प्लेन पॉलिश्ड सरफेस थी, यहाँ पर सरफेस होगी थोड़ी रफ. तो रेज ऑफ लाइट जो है वो तो इस रफ सरफेस को पैरेलली स्ट्राइक कर रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट जब वो हो रही है तो एक तो जा रही है इस डायरेक्शन में, एक जाएगी ऐसे इस डायरेक्शन में, एक चली जाएगी ऐसे इस डायरेक्शन में, एक चली जाएगी ऐसे इस डायरेक्शन में. तो आप ये देखिएगा कि इनका रिफ्लेक्शन होने के बाद में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगी. तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोल देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो शुरुआत से देखिए, शुरुआत से हमने क्या देखा कि सबसे पहले रिफ्लेक्शन की बात करते हैं.
लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकराती है और टकराकर वापस आ जाती है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश्ड मेटल सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने देखा कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला जो है वो ये कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? जहां पर लाइट रे आकर टकराती है, जैसे ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जैसे ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, उस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोल देते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ ये होता है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ ये होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो हमारे दो लॉज थे रिफ्लेक्शन के। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम स्मूथ पॉलिश्ड मेटालिक surfaces is called regular reflection, and in which a parallel beam of light is reflected as a parallel beam of light only in one direction। कि जो हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट की तरह ही रिफ्लेक्ट बैक होकर एक डायरेक्शन में चली जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम स्मूथ पॉलिश्ड सरफेसेस। ठीक है, उसका फिर ये डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उसको बोल देते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अनपॉलिश्ड सर्फेसेस और रफ सर्फेसेस लाइक टेबल, चेयर, चॉक, वॉल, पेपर, ये कुछ भी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं और फिर उसका ये आप डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप नोट करेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेजेस हीर यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Clear and noted. ठीक है। देखिए एक चीज जो है, एक दो शब्द हैं जो हम बार बार इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। एक तो ऑब्जेक्ट और एक इमेज। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं शीशे के आगे खड़ा हुआ हूँ और खुद को देखता हूँ, तो अब इस केस में मैं तो ऑब्जेक्ट हो गया और जो शीशे में मेरी इमेज बनती है दैट इज माय इमेज, तो वो मेरी इमेज हो गई। तो हम दो जो वर्ड्स हैं बार बार यूज करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट और इमेज। अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल ही होता है, हम खड़े हुए हैं तो हम सचमुच में रियल इंसान है। ठीक है, या मैंने कहा कि मैंने एक बुक ले ली, ये बुक है, इस बुक को मैंने शीशे के आगे रख दिया, तो क्या होगा कि शीशे में इसकी इमेज मेरे को दिखाई देगी। तो उस केस में ये जो बुक है ये ऑब्जेक्ट है और जो उसकी इमेज दिखाई दे रही है दैट इज इमेज। अब जो इमेजेस हैं, इमेजेस दो तरीके की होती हैं। नेक्स्ट आप टॉपिक नोट करेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेजेस। Images are of two types. First है real image, second है virtual image। रियल इमेज, आइडिया है रियल इमेज का कुछ? बताइए, कोई रियल इमेज का आइडिया है कुछ? No, sir. ठीक है। वैसे आप सभी लोगों को रियल इमेज का सबको आइडिया है। क्या होता है कि एन इमेज, नोट कीजिएगा, an image which can be obtained
medium is called example, pictures, photographs, and images formed on a cinema screen. इमेजेस फॉर्म हो ना सिनेमा स्क्रीन। तो क्या होता है कि रियल इमेजेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकें। तो आप सबको आइडिया है, भाई मेरी फोटो खींच ले, फोटो खींचने के बाद दिखा मैं कैसा दिखता हूँ, ठीक है। तो सभी के साथ होता है ये, फोटो लेते हैं, तो फोटो लेते हैं। आप फोटो लेते ही तभी के तभी अपने आप को, खुद को आप भी देख पाओगे और 10 लोग और भी देख पाएंगे। मोबाइल फ़ोन को इधर उधर घुमा देंगे कि हाँ 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 ये देखो ऐसी फ़ोटो आ रही है। इस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। आपकी कोई फोटोग्राफ है, आपने उस फोटोग्राफ को प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट निकाल कर आपने दीवार पर लगा दिया उसको, तो आपको हर कोई देख पाएगा, आपकी फ़ोटो को हर कोई देख पाएगा। एक फिल्म स्टार है, वो फिल्म में काम करता है, तो जब फिल्म में वो काम करता है तो वो खुद को वो नहीं देख पाएगा, खुद को तो देख ही पाएगा खैर वो, लेकिन सारी दुनिया, सब लोग उसको देखेंगे स्क्रीन पर, सब उसको स्क्रीन पर देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो उसकी इमेज है वो एक तरह से एक रियलिटी जो है वो सिनेमा पर दिखा दी गई कि हाँ हम आपको, या इसमें फिल्म में ये स्टार है, इस स्टार को आप जाकर सिनेमा में जाकर आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी इमेजेस को हम बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। एक होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है कि एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज देयर वी कैन सी द इमेज। ऑब्जेक्ट के हटते इमेज गायब हो जाती है, ठीक है। हॉरर फिल्मों की बात अलग है। नॉर्मल अगर बात करें तो हम शीशे के आगे खड़े हुए हैं, तो शीशे के आगे खड़े हुए हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। तो रियल का वैसे अगर मतलब देखा जाए तो रियल का वैसे मतलब होता है असली। तो असली इमेज होती है वो, कि अगर कोई फिल्म स्टार सामने है या नहीं है तब भी आप उसको देख सकते हो। अगर आप सामने हो या नहीं हो तब भी आपकी जो फोटो लगी हुई है उस फोटो को हर कोई देख सकता है, तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज में ऐसा होता है कि जब तक आप हैं तब तक आपको वो इमेज दिखाई देगी, मतलब शीशे में आप खुद को देख रहे हो तब तक तो आप दिखाई दोगे, लेकिन आप शीशे के आगे से गायब हो गए तो आपकी इमेज भी गायब हो गई, ठीक है। वो हॉरर फिल्मों में अलग कंसेप्ट होता है कि वो एक फिल्म स्टार आता है या आती है, वो हीरोइन आई, उसने शीशे में खुद को देखा और खुद को देखने के बाद वो हट गई वहाँ से, तो वहाँ पर एक चुड़ैल की शक्ल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो जो होता है वो डराने के लिए डाला जाता है, उसमें फालतू में इफेक्ट डाला जाता है। मिरर में जब तक सामने कोई खड़ा हुआ है तब तक ही उसकी इमेज दिखाई देती है, नहीं तो नहीं दिखाई देती। तो जब इमेज जब तक आप हो तब तक दिखाई दे रही है, हटते ही गायब हो गई, तो उस इमेज को बोलते हैं नकली इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, ठीक। तो नेक्स्ट नोट करेंगे आप वर्चुअल इमेज। VIRTUAL virtual image।
The image which cannot be obtained on a screen on a screen is called a virtual image. Full stop. A virtual image can be seen A virtual image can be seen only by looking into a mirror or lens. Only by looking into a mirror or lens. Example: the image of our face in a plane mirror plane mirror तो रियल और वर्चुअल इमेजेस के बीच में डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप टॉपिक नोट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। फिर प्लेन मिरर में इमेज किस तरीके से बनती है ये देखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मतलब एक पॉइंट के बराबर साइज का एक ऑब्जेक्ट है, उसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है। तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में आपने एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया इसको मैंने बोल दिया ओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई छोटी सी समझ लीजिए कोई बिंदी लगा रखी है हमने। तो अब आप ये देखिएगा, हमें हमेशा याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में से लाइट रेज निकलेगी। कितनी लाइट रेज निकलेगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज, मतलब हजारों लाखों करोड़ों लाइट रेज निकलेगी। लेकिन उसको स्टडी करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोई दो लाइट रेज लेकर चलूंगा, कोई दो लाइट रेज ले लेंगे, आपकी मर्जी चाहे तो तीन ले लो, वैसे दो का बहुत अच्छा रहता है। तो दो अगर आप ले लेंगे तो आराम से आपको समझने में, ड्रॉ करने में भी फिगर जो है दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या करा कि ओ से एक लाइट रे निकाली, ऐसे ओ से एक लाइट रे ऐसे निकाली
तो ये लाइट रे जो ओ से निकली यानी कि ऑब्जेक्ट से निकली, ओ इज फॉर ऑब्जेक्ट, तो ये टकरा के ऐसे चली जाएगी, जितने एंगल पर टकराई है उतने एंगल पर वापस। फिर हमने कहा एक और ले लीजिए, एक रे ऑफ लाइट और ऐसे गई इसमें से निकली, तो ये टकरा कर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ साइड में आपको क्या करना है, यहाँ साइड में आपको आई बना लेनी है, आई। ऐसे बना लेंगे बस, यहाँ लिखेंगे ऑब्जर्वर्स आई। ऑब्जर्वर्स आई मतलब कोई भी ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर मतलब हम हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इधर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी। तो क्या होगा कि इसमें से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये टकराकर ऐसे चली गई, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये टकराकर ऐसे चली गई। तो ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट हैं जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही हैं, ये कहीं पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है हमको। जिस तरह से एक पॉइंट सोर्स में से लाइट रेज निकली, कितनी निकलती है, इनफाइनाइट, लेकिन मैं तो कोई 2 लाइट रेज लेकर चलूंगा, तो वो 2 लाइट रेज ऐसे स्ट्राइक करी। अब आप ये देखिएगा कि ये ऐसे फैलकर इस तरह से आ गई लाइट रे। तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करा, हमने कहा कि यहाँ पर तो ये खुलती हुई जा रही है लाइट रेज, तो ये मिलेंगी नहीं कहीं पर, लेकिन पीछे देख रहे हैं तो पीछे दे आर बिकमिंग नैरोअर। तो अगर इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करा जाए ऐसे, और इसको ऐसे, तो लगभग जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर ये इमेज हमारी बन गई, ठीक है। हालांकि उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, दोबारा बना देता हूँ ऐसे। तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर इमेज बन गई, तो दिस इज आई। ब्रैकेट में आप लिख देंगे इमेज। इसकी इमेज जो है वो उतनी ही दूरी पर बनी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है मिरर से। यहां नोट करेंगे हियर in the case of plane mirror, ऑब्जर्वर आई है, इसका काम क्या है? देखना, ऑब्जर्व करना। जैसे मान लीजिए हम खड़े हुए हैं, नहीं आप ये समझ लीजिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और बीच में या हम इस तरफ कोने में खड़े हुए हैं और इधर सामने एक मिरर लगा हुआ है। हमने मिरर के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे कि कोई छोटा सा डॉट बना दिया हमने पेपर पर, या एक बिंदी रख दी। तो हम ये देखेंगे कि उसकी इमेज कितनी दूर पर बन रही है। तो हमारी जो आई है वो हो गई ऑब्जर्वर आई, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि वो कितनी दूर पर बन रही है। तो हमें दिखाई देगा कि मिरर से जितनी दूरी पर बिंदी है, मिरर के अंदर भी वो उतनी ही दूरी पर इमेज उसकी बनती हुई दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने मिरर है तो मिरर से जितनी दूर हम खड़े होंगे हमें अपनी इमेज जो है वो मिरर के उतने ही अंदर बनती हुई दिखाई देगी। या आप ये सोचिए कि सामने एक मिरर रखा हुआ है और लगभग 3 या 4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है मिरर, और हम यहाँ खड़े हुए हैं। हम चलकर मिरर की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि सामने से जो इमेज है वो भी हमारी तरफ चलकर आ रही है। हम मिरर की तरफ चलेंगे तो इमेज भी हमारी तरफ चल के वापस आएगी, हम दूर हटेंगे तो इमेज भी दूर हटेगी। समझ गए? सवाल को ज़्यादा मेन काम नहीं है। हाँ, ज़्यादा मेन काम नहीं है मतलब कुछ नहीं, बस ऑब्जर्वर का काम है उसको देखने का, और कुछ नहीं। Here in the case of plane mirror, object distance is always equal to the image distance. तो ये तो था एक पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला।
फिर मैं अगली क्लास में देखूंगा कि फाइनाइट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, लेटरल इन्वर्जन कैसे होता है, फिर तो एक न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर स्फेरिकल मिरर्स जो इसका मेन टॉपिक है वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे और कल अगर आप कहें तो हम 2 मैथ्स की क्लासेस ले चुके हैं, 2 साइंस की भी ले लेंगे, फिजिक्स की कल कंटिन्यू कर लेता है। ठीक है, चलिए ही यहाँ तक क्लियर था आज का। Yes, sir. ठीक है, तो आज इतना ही कर लेते हैं, 2-3 मिनट बचे हुए हैं, नया टॉपिक शुरू हो नहीं पाएगा, है ना, तो आज इतना ही कर लेते हैं।